स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रईस राशिद, हेलियन अकाउंट्स अकेडमी में खुशामदीद। आज हम बेटा आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 का जो दूसरा चैप्टर है यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसका ऐसा सवाल हल करेंगे जो भावलपुर बोर्ड एनुअल 2016 में आ चुका है। ठीक है जी, तो देखते हैं। ये सवाल मैंने लिख दिया है और इधर हमने इसको सॉल्व करना है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ ईच एंट्री ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, के 10 ज़ैल जो कारोबार का लेन देन दिया गया है उसका आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पर असर दिखाएं। तो ये टोटल बेटा 5 ट्रांजेक्शन हैं। पहली ट्रांजेक्शन जिसमें वो कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड विद बिल्डिंग 1 लाख, यानी एक मालिक ने 50,000 पैसा और 1 लाख रुपए मालिक की बिल्डिंग से कारोबार शुरू किया। फिर दूसरी ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट बेस 5,000। उसने अशिया खरीदी 10,000 नकद और 5,000 उधार पर, यानी 15,000 मालिक की चीजें खरीदी, 10,000 नकद पैसे दिए, 5,000 वो बाद में देगा। इसके बाद तीसरी ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000, के बिजनेस में हमने अकाउंट पेबल को पैसे दिए 4900 रुपए, कितने देने थे? 5,000 रुपए देने थे। इसके बाद चौथी ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है कि सोल्ड गुड्स वैल्यू 3500 फॉर रुपीज 4,000 ऑन क्रेडिट बेस, कि उसने अशिया फरोख्त की जिन चीजों की मालियत 3500 थी 4,000 रुपए में उधार पे। ठीक है जी। इसके बाद वो कह रहा है रिसीव्ड कैश 3800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000। उस बिजनेसमैन ने पैसे वसूल किए 3800, वो पैसे वो ऐसे बंदा जिससे 4,000 वसूल करने थे, तो 4,000 की वसूल की बजाय हमने 3800 की रकम वसूल की। तो इन ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसमें देखें, गौर करेंगे कि एसेट्स का भी लेन देन हो रहा है, एक्सपेंसेस का भी लेन देन हो रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है और इक्विटीज यानी कर्जों का भी लेन देन हो रहा है। कर्जे लिए भी जा रहे हैं और कर्जे उतारे भी जा रहे हैं। तो जब हमने इस सवाल को इक्वेशन फॉर्म में हल करना है, जिसमें ये प्रूफ देना है कि तमाम कारोबारी लेन देन के अंदराज के बाद जो बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू होती है वो इक्विटीज के बराबर होती है। तो ये अब हम सवाल हल करते हैं। कैसे करना है? पहले तो वो हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो कि पेपर में, ठीक है, जो नंबर सपोज करें कि ये दूसरा सवाल है तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद जनाब सोल्यूशन। जब ये हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले हम नेम ऑफ ट्रेडर लिखेंगे। तो उस ताजर का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो खाली आप सेंटर में नेम ऑफ ट्रेडर लिख लेंगे। या नेम ऑफ फर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मिस्टर लिख के आप डॉट लगा लेंगे। इसके बाद जो हम स्टेटमेंट बनाने लगे हैं उस स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट बनानी है ये लैंडस्केप फॉर्म में बनानी है, क्योंकि ये सवाल ये फैल जाएगा। तो हमारे पास जो पेज है पोर्ट्रेट फॉर्म में आप ये परफॉर्मा ना बनाइएगा बल्कि लैंडस्केप फॉर्म में बनाइएगा। तो कैसे बनेगा ये मैं बनाने लगा हूं। ठीक है, ये मैंने एक रो बनाई और एक ही कॉलम इस साइड पे बना दिया। ठीक है, तो इस रो के मैं 2 हिस्से कर लेता हूं। अब हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन हैं, तो इस साइड पे हम ट्रांजेक्शन को मेंशन करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमने ये प्रूफ देना होता है कि लेन देन के अंतराल के बाद एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर होती है। तो एसेट्स आपने यहां पर शो करने हैं, कारोबार के साथ और बराबर होते हैं हमेशा इक्विटीज। तो इक्विटीज भी लिख सकते हैं या लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटीज भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं इक्विटीज लिख देता हूं। तो ये बेटा मैंने एसेट्स की जगह इसलिए ज्यादा रखी कि आमतौर पर असासा जात
की तादाद बढ़ जाती है तो तब हमने इसलिए उसके लिए स्पेयर जगह छोड़नी है। ठीक है जी। तो अब हम अंदाज करते हैं पहली ट्रांजेक्शन, जिसमें वो कह रहा है कि एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश और 1 लाख रुपए मालियत बिल्डिंग। तो हर वो चीज जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाए, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, पैसा है, तो हर वो चीज, हर वो आइटम जिससे कारोबार स्टार्ट किया जाए वो क्या कहलाता है? सरमाया कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर कैश और बिल्डिंग की शक्ल में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट साइड पे एक कॉलम बना लेंगे, और बिल्डिंग से भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग का भी एक हमने कॉलम बना रहे हैं। ठीक है। तो कैश में इजाफा हो रहा है 50,000 रुपए, और बिल्डिंग की मालियत है बेटा 1 लाख। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, यहां पर 1 लिख दूंगा। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जिसे बिजनेस हमने स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये सरमाया। ठीक है। तो ये कैपिटल जो है इसका भी हम एक कॉलम बना लेंगे, और सरमाया टोटल कितना हो गया? 1,50,000। ये पहली ट्रांजेक्शन हमने दर्ज कर दी। इसके बाद हम दूसरी ट्रांजेक्शन को दर्ज करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट बेस 5,000। हमने अशिया खरीदी उस कारोबार में, ऐसी अशिया, ऐसी मर्चेंडाइज, ऐसी गुड्स जो हमने सेल करनी है, वो टोटल 15,000 मालियत की खरीदी, 10,000 हमने नकद खरीदी, 5,000 की उधार खरीदी। तो इस लेन देन में क्या हो रहा है? गुड्स में इजाफा हो रहा है, मर्चेंडाइज या गुड्स उसमें इजाफा हो रहा है, कैश में कमी हो रही है। ठीक है। और उधार पर खरीद रहे हैं तो हमारा कर्जा भी बढ़ रहा है, यानी कि अकाउंट पेबल में भी इजाफा हो रहा है। तो यहां पर जब हम ये दूसरी ट्रांजेक्शन दर्ज करेंगे तो ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन नंबर 2, तो गुड्स का इजाफा कर देंगे एसेट साइड पे। ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 के सामने गुड्स में इजाफा हो गया बेटा 15,000। पैसा हमसे गया है जनाब 10,000, ये कैश में हम कमी कर देंगे। बाकी पैसे हमें 5,000 उधार पर देने हैं, तो इक्विटी साइड पे एक और कॉलम बना लेंगे, अकाउंट पेबल। इसे क्रेडिटर भी कहते हैं, अकाउंट पेबल। ये है बेटा 5,000। ठीक है जी। 15,000 मालियत की अशिया खरीदी, 10,000 हमने नकद दे दिए, बाकी पैसे बाद में देने हैं। तो आपने अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है कि गुड्स में इजाफा 15,000, कैश में कमी 10,000, बाकी क्योंकि पैसे देने हैं तो अकाउंट पेबल इक्विटी साइड पे इजाफा हो जाएगा 5,000 रुपए। तो ये लेन देन दर्ज करने के बाद हम देखेंगे कि आया एसेट्स की जो वैल्यू है वो इक्विटीज के बराबर है। यहां पर बेटा हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस मीन बकिया रकम 50 में से 10,000 माइनस करें तो बाकी हमारे बिजनेस में 40,000 मालियत का कैश है। इसके बाद बिल्डिंग, ये हमारे पास 1 लाख मालियत की, और गुड्स या मर्चेंडाइज हमारे पास 15,000 मालियत की, और ये सारी चीजें बराबर हैं बेटा। अकाउंट पेबल को हमें पैसे देने हैं 5,000, और सरमाया बेटा ये हमारे पास है 1,50,000। ठीक है। तो यहां पर हम एसेट्स और इक्विटीज का अंदाज कर रहे हैं। हालांकि लेन देन रेवेन्यू का भी होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस का भी होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकती है, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और इक्विटीज को शो करना है, बाकी चीजें हमें किस में करनी है? जस्ट कैपिटल में। ठीक है। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि कुछ ट्रांजेक्शनों को हम मालिक के सरमाया में एडजस्ट करते हैं। से एक्सपेंसेस है तो कैपिटल से नफी, रेवेन्यू है तो कैपिटल में जमा, ठीक है, लॉस है तो कैपिटल से नफी, प्रॉफिट अगर बिजनेस में हो रहा है तो वो कैपिटल में जमा, इसी तरह अगर ड्राइंग है तो वो कैपिटल से नफी, अगर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कैपिटल में जमा, इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कैपिटल से नफी, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो हम कैपिटल में
जमा कर देंगे। ये चीजें पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूं। अब देखते हैं अगर यही चीजें एडिशनल आ जाती हैं आगे तो फिर उसे हम कैपिटल में कैसे एडजस्ट करेंगे, देखते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 में वो कह रहा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 4900 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000। अब इसका मतलब ये है कि जो हमने अकाउंट पेबल को 5000 रुपए की अदायगी करनी थी, हमने जनाब 4900 रुपए अदा करके अपने खाते को क्लोज करवा दिया। तो यहां पर पेमेंट हमने 5000 की करनी थी, लेकिन हमने 4900 रुपए अदा की। जब भी हमने पेमेंट किया है तो इसमें हमने डिस्काउंट वसूल किया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अगर अदा करें तो खर्चा, अगर वसूली की शक्ल इख्तियार हो तो वो हमारी आमदनी बन जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को कैसे दर्ज करेंगे। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अकाउंट पेबल को हमने पैसे दिए कितने, 4900 रुपए। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 3 में कैश में कमी हो जाएगी 4900, जबकि अकाउंट पेबल जो पैसे देने थे 5000 उसमें कमी हो जाएगी 5000। अब अदायगी 5000 करनी थी, हमने 4900 रुपए की तो यहां पर हमें 100 रुपए की बचत हो रही है, यानी डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। तो ये हमारी आमदनी की शक्ल बन रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर हम आमदनियों या खर्चों को कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर 100 रुपए की जो रकम है वो कैपिटल में हम जमा कर देंगे, क्योंकि ये हमारी आमदनी का सबब बन रहा है। इसके बाद जनाब हम देखेंगे कि इस लेन देन के दर्ज करने के बाद आया एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर है। हाँ जी, 40,000 में से 4,900 माइनस करें, ये जनाब 35,100 रुपए बनते हैं। ठीक है। और बिल्डिंग हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए मालियत की, ये एज इट इज उतार लेंगे। गुड्स हमारे बिजनेस में 15,000 मालियत की, ये भी हम उतार लेंगे। बराबर का निशान आपने लगाना है, जब भी आपने बैलेंस निकालना है तो बराबर का निशान लगाया जाता है। अब 5000 जो देने थे हमने अदायगी कर दी। ठीक है, तो हमारे अकाउंट पेबल यहाँ पर नील हो जाएंगे। इसके बाद जनाब हमारा कैपिटल जो कि पहले 1,50,000 था, 100 रुपए हमें थोड़ी सी आमदनी हुई तो ये 1,50,100 रुपए। ठीक है, ये साथ साथ देखते जाए कि आया एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 ये हम दर्ज करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि सोल्ड गुड्स, अशिया हमने फरोख्त की, वैल्यू 3500, जिन अशिया की लागत थी 3500 रुपए, फॉर 4000 ऑन क्रेडिट बेस। हमने 4000 रुपए में वो चीजें खरीदी, लेकिन अपना बेची, लेकिन उधार पर। नकद भी बेच सकते थे, अगर नकद बेचते तो हमारे कैश में इजाफा हो जाता, उधार पर बेची हैं तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल कौन होते हैं, ऐसे अफराद जिनसे हमने इन फ्यूचर वसूली करनी हो, इनको डेटर भी कहते हैं, या हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो इस लेन देन में क्या हुआ कि 3500 की चीजें हमने 4000 रुपए में उधार फरोख्त की, तो यहां पर हमारे अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो जाएगा, वो हमारे एसेट होते हैं। तो एसेट साइड पे एक कॉलम बना देंगे अकाउंट रिसीवेबल या सन्डी डेटर। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 के सामने अकाउंट रिसीवेबल के नीचे हमने 3500 की चीज 4000 में उधार पर बेची है, तो 4000 अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा कर देंगे। गुड्स में बेटा हम कमी कर देंगे 3500 रुपए। अब देखें 3500 की अशिया में 4000 में सेल की तो मुनाफा हुआ है या नुकसान, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, कितना, 500 रुपए। अब प्रॉफिट है या लॉस है, इनको हम कहां एडजस्ट करते हैं, मालिक के सरमाए में। ठीक है, तो यहां पर अगर लॉस होता तो कैपिटल से माइनस कर देते, लेकिन यहां पर क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये चीज कैपिटल में जमा हो जाएगी। तो कितना बेटा प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपए। तो 500 रुपए को हम कैपिटल में जमा कर देंगे। इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे कि आया लेन देन के अंदर के बाद हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है बिजनेस की इक्विटीज के बराबर है, ये बैलेंस की।
अब कैश इन हैंड हमारे पास है 35,100 रुपए। बिजनेस में 1 लाख रुपए मालियत की बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है हमारे कारोबार में। गुड्स 15,000 की थी, 3500 रुपए की हमने सेल कर दी, बाकी 11,500 रुपए मालियत की अशिया पड़ी हुई। ठीक है जी। और 4,000 के अकाउंट रिसीवेबल हैं जिनसे हमें इन फ्यूचर वसूली करनी है। ये बराबर है बेटा अकाउंट पेबल हमारे बिजनेस में नील हो गए और 1,50,100 में 500 जमा करें तो 1,50,600 रुपए। ठीक है। तो आया एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर ये होनी चाहिए लाजमी। अच्छा, इसके बाद 5वीं ट्रांजैक्शन वो देखते हैं कि 5वीं ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि रिसीव्ड कैश 3,800 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000। हमने जो वसूली करनी थी 4,000 की, हमने 3,800 रुपए रकम वसूल करके बाकी डिस्काउंट की शक्ल में 200 रुपए छोड़ दिए। ठीक है। डिस्काउंट वसूल करें तो बिजनेस में आमदनी, डिस्काउंट अगर दिया जा रहा हो कारोबार में तो बिजनेस के लिए वो क्या होता है, एक्सपेंसेस यानी खर्चा होता है। तो यहां पर हम पैसे वसूल कर रहे हैं 3,800 रुपए। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 के सामने कैश के यानी नीचे 3,800 रुपए हम वसूल करेंगे, ये कैश में इजाफा कर देंगे। और अकाउंट रिसीवेबल जो लोगों से वसूलियां करनी थी 4,000 वो माइनस कर देंगे क्योंकि खाता तो उनका क्लियर हो गया। बाकी हमने 200 रुपए जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो ये हमारे लिए खर्चा होगा। ये 200 रुपए हम माइनस कर देंगे कैपिटल में से। इसके बाद जनाब हम बैलेंस निकाल देंगे। तो देखते हैं 35,100 और 38,900। ठीक है। इसके बाद जनाब 1 लाख रुपए मालियत की हमारे पास बिजनेस में बिल्डिंग है। 11,500 रुपए मालियत की हमारे पास अशिया पड़ी हुई है जो हमने सेल करनी है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे नील हो गए, अब कोई वसूली नहीं होगी। इसके बाद जनाब अकाउंट पेबल भी हमारे नील हो गए, अब कोई हमने फ्यूचर अदायगी नहीं करनी। अब 1,50,600 में से 200 माइनस करें तो 1,50,400 रुपए। अब देखते हैं कि आया एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर है। तो यहां पर हम ये लगा लेंगे और यहां पर टोटल करेंगे तो तमाम एसेट्स जितने भी 4 थे इसको मिक्स करके देखना है। तो ये कितनी रकम बनती है, 1,38,000 और 10 48 और 49 और 50,000, 1,50,400 रुपए बनते हैं। और यही रकम हमारी इक्विटीज में भी 1,50,400 रुपए बनते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पहले टेम्पररी क्लोजिंग करते थे तो 1 लकीर लगाते थे, अब हमने स्टेटमेंट को फाइनली क्लोज करना है तो ये फिर अकाउंटिंग में डबल लकीर लगा दी जाती है जब फाइनली कोई चीज क्लोज करनी। इसके बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं। कंक्लूजन क्या, तजिया वो ये कि तमाम कारोबारी लेन देन के अंदराज के बाद एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर है। यही चीज आप लिख सकते हैं नोट। ठीक है कि इट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया दैट आफ्टर एंटरिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, तमाम कारोबारी लेन देन के अंदराज के बाद द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिमेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटीज। ठीक है। तो ये हमारा सवाल एक मुकम्मल हो गया। ठीक है। ये 20 नंबर का भी सवाल आ सकता है, B.Com.1 में भी आ सकता है, I.Com.1 में, भावलपुर बोर्ड में ये आ चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक और सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जरा ट्रांजैक्शनों को और टिपिकल कर देंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई सवाल, ठीक है, वो हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है जी, थैंक यू।